संबंधित होगी तो छात्र उसमें रुचि लेंगे और उसको अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। तो विषय वस्तु का संबंध जीवन की यानी व्यवहारिक जीवन से भी होना चाहिए, जिससे कि छात्र उसमें रुचि ले सके और आगे उसका सदुपयोग कर सके। तो जीवन के संबंध की वास्तविकता से संबंध का सिद्धांत यही कहता है। छठा जो सिद्धांत है वह है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत क्या कहता है? सहसंबंध का सिद्धांत कहता है कि क्लास में जो भी विषय पढ़ाया जाए, यानी एक विषय को दूसरे विषय के साथ सहसंबंध करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि हम महाराणा प्रताप को पढ़ा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप को पढ़ाते समय उसके युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, तो युद्ध का वर्णन करने के लिए भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कब होगा? जबकि उनके युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, तो भौगोलिक स्थिति का ज्ञान तब होगा जब हमें ज्योग्राफी का ज्ञान एक टीचर को होगा। तो यानी एक टीचर को सामान्य रूप से सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि एक विषय को स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय का उदाहरण दिया जा सके। जैसे कि महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन करते समय वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसका भी वर्णन किया जा सके या उसको भी बताया जा सके, जिससे कि वो युद्ध आसानी से छात्रों के समझ में आ सकता है। सातवां जो सिद्धांत है वो है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत क्या कहता है? चयन का सिद्धांत कहता है कि जो भी पढ़ाया जाए वो छात्रों की चयन के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। चयन का मतलब है कि छात्र की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहायक सामग्रियों का चयन करना चाहिए। यदि मान लो बच्चों का स्तर प्राथमिक स्तर है और हमने उच्च कक्षा की जो पद्धतियां हैं वो काम में लिए, तो बच्चों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें वही गतिविधि, वही शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए जो कि छात्रों के स्तर के अनुकूल है, तभी हमारा शिक्षण प्रभावी होगा और छात्र भी आसानी से समझ सकेंगे। अगला जो सिद्धांत है आठवां, वो सिद्धांत है जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि क्लास में छात्रों की बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं होती है और छात्र विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो शिक्षक को क्लास में पढ़ाते समय छात्रों की बुद्धि लब्धि का ध्यान रखते हुए, यानी सभी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए। यदि मान लो जिससे कि छात्रों में हीन भावना ना आ सके, तो जैसे कि शिक्षक क्लास में छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछते समय ऐसे छात्र जिनकी बुद्धि लब्धि कम है तो उनसे सामान्य प्रश्न पूछे, यानी सरल तरीका के प्रश्न उनसे पूछे जाए। कैसे प्रश्न? सामान्य। और यदि मान लो टीचर उस छात्र की बुद्धि लब्धि तेज है, मतलब वो प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली छात्र के लिए कैसे प्रश्न पूछे? कठिन प्रश्न पूछे, ताकि एक दूसरे में हीन भावना ना आ सके। क्योंकि जो कम बुद्धि वाला छात्र है वो सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे देगा और जो अधिक प्रतिभाशाली छात्र है वो कठिन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेगा, और यदि उनको उत्तर नहीं आता है तो दोनों में हीन भावना नहीं आएगी। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि क्लास में शिक्षण कराते समय एक टीचर को सभी छात्रों की बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जिससे कि छात्रों में हीनता की भावना उत्पन्न ना हो। 9वां है पॉइंट, वो है जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत। जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत। तो जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत क्या कहता है? जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत कहता है कि जो भी शिक्षण कराया जाए वो जनतंत्रीय प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। तो जनतंत्रीय प्रणाली में क्या होता है? छात्रों को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार होता है और उनके जो संबंध होते हैं शिक्षक और छात्र के मध्य, वो सामाजिक गुणों पर आधारित होते हैं। तो सामाजिक गुणों पर आधारित होने के कारण उन सिद्धांतों को
जैसे कि दया, प्रेम, सहिष्णुता, ऐसे यदि संबंध शिक्षक और छात्र के मध्य होंगे तो अंत्यक्रिया भी प्रभावशाली होगी। और छात्रों में एक जो हेजिटेशन होती है, यानी हिचकिचाहट, यानी कि उत्तर आते हुए भी छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो ऐसे समय एक शिक्षक को सहानुभूति और प्रेमपूर्ण उस छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि छात्र अपनी समस्याओं को रख सकें, अपनी तर्क वितर्क कर सके और अपने ज्ञान को स्थायी बना सके। तो जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत ये कहता है कि क्लास में शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतरक्रिया जनतंत्रीय गुणों यानी सामाजिक गुणों पर आधारित होनी चाहिए। अगला जो ये सिद्धांत वो है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। तो प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत कहता है कि जब पाठ योजना तैयार की जाए तो पाठ योजना को तैयार करते समय जो व्यूह रचना है, जो सहायक सामग्री है, उन सबको प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसी होनी चाहिए जो छात्र के ज्ञान में वृद्धि कर सके। यदि वो सहायक सामग्री और शिक्षण विधियाँ छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने वाली होगी, अधिगम को उच्च करने वाली होगी, तो शिक्षण भी कैसा होगा, प्रभावशाली होगा। इसलिए व्यूह रचना यानी पाठ योजना बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण गतिविधियाँ विषय वस्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, छात्र की योग्यता और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र शिक्षण में रुचि ले सके। तो ये पाठ योजना तैयार करते समय इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है 11वां, वो है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि क्लास में जब टीचर पढ़ाए तो सबसे पहले छात्रों को निदान करना चाहिए। निदान यानी जो कमियां हैं छात्रों की, यानी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में छात्र अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, तो उन सबको सुन करके उनका उपचार करना चाहिए, यानी कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास एक टीचर को करना चाहिए शिक्षण के दौरान। यदि छात्र मान लो अशुद्ध लिख रहा है तो शिक्षक को उन अशुद्ध लिखने वाले छात्रों को बुला करके पहले बोर्ड पर शुद्ध लिख करके बताना चाहिए, जिससे कि छात्र लिख सके। यदि अशुद्ध बोल रहा है तो तकनीकी का प्रयोग करते हुए उसको बार बार बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। तो यानी जो छात्रों की कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास एक टीचर को शिक्षण के दौरान करना चाहिए। यही उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कहता है। दूसरा 12वां वो है आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, जैसे कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि छात्रों को, मान लो टीचर ने पूरा पाठ पढ़ा दिया, तो टीचर के पाठ पढ़ाने के बाद उस पढ़ाए हुए पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, यानी जिसे कहते हैं हम अभ्यास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो क्योंकि जो पढ़ाई हुई चीज़ है उसका यदि हम समय के उपरांत कुछ समय पश्चात यदि हम उसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो वह ज्ञान स्थायी नहीं होगा। इसलिए पढ़ाए हुए ज्ञान को स्थायित्वता प्रदान करने के लिए, क्या करने के लिए, स्थायित्वता लाने के लिए पुनरावृत्ति अति आवश्यक है, यानी अभ्यास अति आवश्यक है। लेकिन ये अभ्यास में कुछ समय होता है कि कितने समय बाद कौन सा अभ्यास किया जाए। जैसे कि पाठ्य वस्तु सरल है तो उसके लिए कम समय में भी यदि हम अभ्यास करेंगे तो वो हमें आसानी से ज्ञान उसका हो जाएगा। लेकिन यदि विषय वस्तु कठिन है, यदि विषय वस्तु कठिन है तो उसका हम कम समय में करेंगे, और यदि विषय वस्तु सरल है तो अधिक समय में भी हम उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, जिससे कि वो हमें याद हो जाए। अगला जो सिद्धांत है वो है हमारा अनुकूल वातावरण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण का सिद्धांत तो अनुकूल वातावरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए तो जो कक्षा का वातावरण है वो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जैसे क्लास में भौतिक संसाधन होने चाहिए और तकनीकी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए,
जैसे कि हिंदी की क्लास लग रही है, तो वास्तव में ऐसा लगना चाहिए कि ये हिंदी की क्लास चल रही है। उसमें हिंदी से संबंधित कोटेशन होनी चाहिए, पूरी वर्णमाला होनी चाहिए। और जैसे हिंदी में किसी महापुरुष की हम जीवनी पढ़ा रहे हैं तो उस महापुरुष का चित्र भी उसमें होना चाहिए। और यहाँ तक कि तकनीकी प्रयोगशाला भी, भाषा प्रयोगशाला का भी वहाँ होना अति आवश्यक है। तभी वह ऐसा लग सकेगा कि वास्तव में हिंदी की क्लास चल रही है और छात्र भी उसमें रुचि ले सकेंगे। तो ये अनुकूल वातावरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला है 14वां, वो सिद्धांत है हमारा नियंत्रण का, उचित नियंत्रण का सिद्धांत। उचित नियंत्रण का सिद्धांत। तो उचित नियंत्रण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब क्लास में छात्र पढ़ रहे होते हैं तो शिक्षक के व्यवहार को और छात्र के व्यवहार को, दोनों को नियंत्रित करने की अति आवश्यकता होती है। तो शिक्षक का व्यवहार नियंत्रित कब होगा? जब शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण विशेषज्ञता हासिल होगी। यानी यदि विषय पर कमांड नहीं होगा तो शिक्षक भी वह नियंत्रित नहीं रह सकेगा। और छात्र को नियंत्रित करने का तरीका है कि शिक्षक को विषय पर नियंत्रण का होना। जब शिक्षक का विषय पर नियंत्रण होगा तो छात्रों में भी अनुशासन की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। यानी ऐसे कार्य क्लास में छात्रों को दिए जाए जो कि क्रियाशीलता पर आधारित है, तो छात्र उस क्रियाशीलता के आधार पर उसमें संलग्न रहेंगे और नियंत्रण में रहेंगे। तो उचित नियंत्रण भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है और वो तभी कर पाता है जब उसका अपने विषय पर पूरा कमांड होता है। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि एक शिक्षक को पढ़ाते समय अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए और संप्रेषण की कुशलता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। समय समय पर सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सके और छात्र उसके नियंत्रण में रह सके। तो आज हमने पढ़े थे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण के सिद्धांत क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत के बिना शिक्षक और छात्र के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जाता है। सिद्धांत क्या होता है? तो किसी भी विषय को वैज्ञानिक तरह से प्रस्तुत कर, योजना बनाकर प्रस्तुत करने की जो कला है उसे ही सिद्धांत कहते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।